वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। जैसे कि इसमें ये जो सीरीज हुई है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज, इसमें दो टॉपिक आपके कवर, एक टॉपिक शुरू किया जा रहा है नंबर सिस्टम, उसमें से दो टॉपिक जो हैं वो हो चुके हैं आपके। पहला जो हुआ था वो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और दूसरा जो हुआ था वो यूनिट डिजिट पे कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी एक नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर में एक जो सब टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, हर टाइप के कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, या तो फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, सब में जो है इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। जैसे कि यूपी टेट और यूपी सी टेट का एग्जाम होने वाला है अभी आपका, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है इस यहाँ से, और उसके बाद सुपर टेट का जो पेपर होगा आपका उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो यूपीएसआई का होने वाला है उसमें तो 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं नंबर सिस्टम से। तो उसमें ये डिविजिबिलिटी रूल का पता होना बहुत जरूरी है। इससे बेस्ड जो है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल और इस पे कैसे कैसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका भी पेपर है 2 महीने बाद, तो उनके लिए भी जो बेसिक क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है जिनका मैथ थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस करने में आपको कुछ दिक्कत आ रही है कुछ क्वेश्चन में, इसका मतलब आपने कुछ बेसिक में कुछ मिस किया हुआ है। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं उससे जुड़े रहिए, सो दैट आपका जो बेसिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन नहीं, पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है भी, ये डाल लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम, तो भाज्यता के नियम में हम लोग पढ़ते हैं। भाज्यता के नियम का मतलब ये है कि कोई भी संख्या जो है किस संख्या से पूरी भाज्य हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज का जब हम पता लगाते हैं और उसमें कुछ रूल्स जनरेट करते हैं तो उसे बोलते हैं भाज्यता के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं, अगर बात करूं जीरो की, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आप लोगों को भी कंफ्यूजन हुआ बहुत लोगों को, कि जीरो से जो है कभी कभी जीरो आता है किसी संख्या से डिवाइड करने पे, कभी कभी जो है इनफाइनाइट आता है, और कभी कभी क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। तो ये तीनों जो कैटेगरी है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर किसी संख्या को, जीरो को किसी संख्या से भाग करें, 1 से भाग करते हैं या 2 से भाग करें, किसी भी संख्या से भाग करें, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, देखिए इसका सीधा मतलब हम इसका कंक्लूजन इस तरीके से याद कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी संख्या को जब किसी संख्या से विभाजित करते हैं, जो आता है हमारा वो भागफल होता है। ठीक है, और भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो यानी कि जो भागफल आता है उसको नीचे जो संख्या लिखी होती है उससे गुणा करें तो जो हमारा ऊपर वाला संख्या है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये जीरो हमको लाना है, जब हमने 0 से 2 को विभाजित किया तो 0 आता है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तरीके से कह सकते हैं, जब ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाग का उल्टा क्या होता है, भाग का उल्टा होता है गुणा, तो 2 की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं किसी भी संख्या से भाग जब देते हैं, जीरो को जब किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा उत्तर हर कंडीशन में कितना आता है, 0 आता है। 0/1 हो, 0/2, 0/3, 0/1 लाख, 0/2 लाख, जो भी हो, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि 0 से जब किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो कितना आंसर आता है, 0 आता है। ठीक है, एक दूसरा केस होता है कि अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 को ही रख लें ऊपर, और उसको अगर 0 से भाग करते हैं तो हमारा आता है इनफाइनाइट। इसको अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन मेथड से समझे तो 0 कहने का मतलब यह है कि ये जो 0 नीचे लिखा हुआ है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, ये रियल में नहीं हो सकता है, ऐसे मतलब कि हम इनफाइनाइट 0 की किसी मल्टीप्लाई करें तो 2 कैसे आएगा, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते इसको। बट एक अज्यूम करते हैं कि हम 0 को किस संख्या से गुणा करें, ऊपर हमने कहा 0 की किसी संख्या से गुणा करते हैं 0 हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं 0 को किस संख्या से गुणा करें कि हम 2 ला सकते हैं।
तो ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मानते हैं कि कोई एक बहुत बड़ी संख्या होगी जिसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसी ही कोई संख्या हमको लेनी पड़ेगी जिससे मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिले, 2 मिले, या 2 की जगह जो भी हो, 3 हो, 4 हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, जो भी है। तो हमने जो है एक संख्या ले ली, अज्यूम कर ली इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी बड़ी वो संख्या है। ठीक है, जिसको हम अज्यूम नहीं कर सकते। तो 2/0 इनफाइनाइट आएगा, यानी किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। एक थर्ड केस होता है 0/0। ये होता है 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। ये क्यों होता है अनडिफाइंड? अनडिफाइंड इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 0 है और यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए उसका मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हमको पता है पहले स्टेप से कि 0 की हम किसी भी संख्या से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। मतलब 0 की अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, वो 0 ही आता है। यानी ये 0 लाने के लिए हम 0 से किसी भी संख्या के यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि निश्चित नहीं है कि हम किस संख्या का मल्टीप्लाई करें। तो इसके आंसर जो है बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इनफाइनाइट तक बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको अनडिफाइंड कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हमको डिफाइन नहीं है कि हम कौन सी संख्या यहाँ पे रखेंगे सो दैट आंसर हमारा 0 आए। समझ रहे हैं बात? तो ये 3 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि 0 को जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, पहला पॉइंट। किसी संख्या को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, दूसरा पॉइंट। और अगर 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, ये तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों को बना रहता है कि अनडिफाइंड कब होता है, इनफाइनाइट कब होता है। कुछ लोग जो है 0/2 करते हैं उसको भी अनडिफाइंड लिख देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा, इससे क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी कि अनडिफाइंड क्या है, इनफाइनाइट क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे अपने हम बढ़ते हैं। ऐसे पॉइंट वाइज हम लोग सीखेंगे, छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक। ठीक है, एक रूल में लिख रहा हूं 2, 4, 8, 16। ठीक है, 2 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, 4 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, 8 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, और 16 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, ये लिखना है आप लोगों को। ठीक है, यदि अंतिम अंक दो से विभाजित हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी, तो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि अंतिम अंक जो है किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। 4 वाले केस में क्या करेंगे, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, ठीक है, 4 से विभाजित होते हैं, अगर अंतिम 2 अंक, तो वो संख्या जो है पूरी 4 से विभाजित होगी। 8 के केस में क्या लिखते हैं, यदि अंतिम 3 अंक, ठीक है, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। और यही 16 में लिख सकते हैं, यदि अंतिम 4 अंक हो जाएगा। ठीक है, अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित है तो संख्या जो है वो 16 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए 2, 4, 8, 16 के विभाजिता के नियम। ठीक है, ये जो नियम है आपने बहुत सारे रूल्स बुक में भी पढ़े होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपने जरूर कभी ना कभी पढ़े होंगे। इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं ये हम आपको अभी सिखाएंगे। ठीक है, उस तरीके से आपने शायद अभी तक नहीं सीखा होगा, ये आप नोट कर लीजिए। मैं इरेज कर रहा हूं, अगर कोई नोट नहीं कर पाया तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है। एक क्वेश्चन आया है एसएससी में, देखिए 2 का जो विभाजिता नियम बहुत ही मतलब इजी है कि 2 से अगर वो अंतिम संख्या विभाजित है तो नहीं होगा वो विभाजित। उसके अलावा जो 4 का विभाजिता नियम है उसके इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे हैं। एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन आया एसएससी में,
क्वेश्चन ये था, इफ n इज अ 3 डिजिट नंबर, इफ n इज अ 3 डिजिट नंबर, यदि n एक 3 अंकों की संख्या है, तो एंड, ठीक है, एंड n स्क्वायर इज इक्वल टू 54, n स्क्वायर इक्वल टू 54, ठीक है। तो फाइंड करना है आपको कि n के कितने मान संभव होंगे, ठीक है, n के कितने मान संभव होंगे, यानी n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके। देखो n जो है 3 अंक की संख्या है जिसमें n स्क्वायर दिया है 54, ठीक है। पहले तो आप ये सीख लीजिए कि n जो है किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या क्या आ सकता है वहां पे, ठीक है। लास्ट डिजिट उसकी क्या हो सकती है किसी भी संख्या के स्क्वायर करने की, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है और क्या क्या नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर किसी संख्या के अंत में 1 है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 1 हो सकती है, ठीक है। 2 है अगर तो लास्ट डिजिट क्या होगी, 4 हो सकती है, ठीक है। और अगर 3 है तो 9 भी हो सकता है, 4 है तो 16, 6 हो सकता है, 5 है तो 5 भी हो सकता है, 6 है तो 6 होगा ही होगा, 7 है तो 9, 8 है तो 64, ठीक, 4 और 9 है तो 81, यानी इतनी डिजिट है 1 से लेकर 9 तक जो किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में हो सकती है, ठीक है। अब जो संख्या बची है वो किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में नहीं हो सकती, जैसे 2, 3, 7, 8, ठीक है। तो इतनी संख्याएं हैं जो किसी भी, इसमें 0 लिख लीजिए, 0 भी इंक्लूड करिए क्योंकि 0 भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम संख्या हो सकती है। जैसे 100 में आखिरी में क्या है, 0 है, ठीक है। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो ये संख्याएं जो है किसी भी पूर्ण स्क्वायर संख्या के अंतिम डिजिट हो सकती है, 1, 4, 9, 6, 5, 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए n स्क्वायर इक्वल टू 54, लास्ट में कितना है 4, यानी कि किसी का पूर्ण वर्ग हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे इसमें। देखिए 4 कब कब हो सकता है, या तो अंतिम डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो, यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा लास्ट डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए, सो दैट उसका अंतिम अंक 4 हो। या तो n के जो लास्ट में वो 2 आए, ठीक है, तो अंतिम डिजिट 4 हो सकता है, या फिर n के लास्ट में 8 आए तो वो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, अंतिम अंक 4 हो सकता है। यानी 2 केस में n की 2 वैल्यू, 2 केस में जो है या तो अंतिम डिजिट 2 हो या अंतिम डिजिट 8 हो, तो उसके स्क्वायर में आखिरी में क्या होगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 2 और 8 दोनों ही केस में हम ये मान रहे हैं, यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि n जो है इवन नंबर है, n क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। क्योंकि अंतिम अंक का 2 है और 8 है, यानी वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है यानी वो क्या है, इवन नंबर है। अब यहां से आपको ये फाइंड करना होगा, आपको बात पता होनी चाहिए, किसी भी इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 से जरूर डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, ठीक है, वो जरूर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर वो सम संख्या है तो उसमें 2 जरूर होगा। जैसे सम संख्या अगर ले लेते हैं 32 मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें 2 गुणे 16 है, बहुत सारे 2 है लेकिन 2 तो कंफर्म है, इसमें है, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा और 16 का भी स्क्वायर होगा, यानी क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4। यानी किसी भी सम संख्या को अगर हम स्क्वायर करते हैं उसका, तो उसमें 4 जरूर होता है, यानी वो 4 से जरूर डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने अभी बताया कि अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर ये संख्या है स्क्वायर जो भी संख्या होगी उसके अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होंगे तो वो 4 से डिविजिबल होगी। तो लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं 54 लिखा हुआ है, 54 जो है किसी भी 54 जो मतलब लास्ट में लिखा हुआ है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब n ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट नहीं करती कि n स्क्वायर बराबर लास्ट की 2 डिजिट 54 आए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, n का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था।
इम्प्लीकेशन इसके अच्छे हैं, आप देख सकते हैं इसको। लास्ट 2 डिजिट नंबर भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं आप कि लास्ट 2 डिजिट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक बार मैं लिख ही देता हूं लास्ट 2 डिजिट, अगर आपको कभी फाइंड करना हो तो उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए इवन के केस में। ठीक है, तो यानी 24 हो सकता है ना, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है। अगर एन स्क्वायर करेंगे किसी भी संख्या का, कोई सम संख्या उसका स्क्वायर करेंगे वो 4 से डिविजिबल है। लेकिन 14 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 34 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है। और क्या हो सकता है? 36 हो सकता है। ठीक है, 36 हो सकता है, या 44 कह सकते हैं, 44 भी होगा। ठीक है, और क्या नहीं हो सकता? 54, जैसा हमने अभी दिखाया आपको क्वेश्चन में, 54 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि अगर वो कोई संख्या जो है सम है, उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका पहली बात तो अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। यानी कि अंतिम लास्ट 2 अंक की अगर हम बात करें तो 4 से डिविजिबल होगा अगर, तो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम लोग 3 का। 3 और 9 साथ ही में देख लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित होता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। ठीक है, सेम चीज यही 9 पे भी लागू होती है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ये 2 लाइनें आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात जो है 27 पे एप्लीकेबल होगी कि यदि कोई संख्या 27 से डिविजिबल हो तो 27 तो वो संख्या 27 से डिविजिबल हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए ये रूल्स आए कहां से हैं। ठीक है, ये रूल आए कहां से आपको पहले ये देखना पड़ेगा। देखिए कैसे कोई 2 अंक की संख्या मान लीजिए x y, ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 10x + y। ठीक है, यदि कोई संख्या होती है 2 अंकों की x y तो उसको हम लिख सकते हैं 10x + y। ठीक है, 10x + y का मतलब होता है 9x + x + y। तो देखिए 9x तो 9x हो गया, x + y इसको ऐसे रखेंगे एक साथ में। ठीक है, तो देखिए 9x जो है 9x जो आया है वो तो 3 से डिविजिबल है ही है। ठीक है, उसके साथ में आया x + y। x + y क्या है? इसके अंकों का योग। अगर अंकों का योग जो है 3 से डिविजिबल होता है, जैसे मैंने यहाँ ऊपर लाइन लिखा है, तो ये संख्या जो है 2 अंकों की वो 3 से डिविजिबल होगी। अगर वो नहीं होता है 3 से डिविजिबल x + y, यानी अंकों का 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो जो है वो संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो यहां से ये रूल निकल के आया है। ऐसे ही अगर हम 9 की बात करें, 9 से डिविजिबल के लिए, तो 9 देखिए 9x 9 से तो डिविजिबल है ही, इसके बचा क्या? अंकों का योग बचा। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी। ठीक है, यही हम देख सकते हैं 3 अंकों की संख्या में 100x + 10y + z। तो इसको देखिए 100x को क्या लिख सकते हैं? 99x + x + 10y को क्या लिख सकते हैं? 9y + y + z। तो देखिए 99x + 9y + x + y + z। ठीक है, तो देखिए 99x + 9y जो है वो 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। तो 3 और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इस बात पे अटक जाएगी कि x + y + z यानी उसके अंकों का योग जो है वो 9 से या 3 से विभाजित है कि नहीं। अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर उसके अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है,
तो ये दोनों रूल कहां से आए आप ये लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, एक साथ में और रूल बता देता हूं, रूल नहीं है वो कॉमन सेंस की बात है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है, और वह संख्या 3 से विभाजित है, तो आप ये कह सकते हैं कि वह संख्या 6 से विभाजित होगी, क्योंकि 6 में बेसिकली है क्या, 2 गुणे 3 ही है, 2 और 3 है ना उसमें। तो अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो और वह संख्या 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है यूपी टेट में कि अगर आपसे पूछ ले कि वो संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे, 6 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, यहाँ पे नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आया हुआ प्रीवियस में। देखिए सारे पेपर जो है वो यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। कोई भी आप पेपर दे रहे हो जिसमें मैथ अगर पूछी जाती है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक क्लास नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, ये बस मैथ की क्लास है, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इसलिए मैं मिक्स क्वेश्चन लेता हूं। इससे पहले मैंने एसएससी का क्वेश्चन डिस्कस किया था, अभी मैं डिस्कस करूंगा यूपी टेट का क्वेश्चन। ठीक है, यूपी टेट 2014 में आया हुआ है। 5 3 6 2 5 3 6 2 5 3 2 9 1 5 x 6 से डिविजिबल है, 6 से भाज्य है, कह सकते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं ना, डिविजिबल भी लिखेंगे, 6 से भाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ये क्वेश्चन आया है हमारे यूपी टेट 2014 में। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, सेम ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी किसी बुक से ही ले रहा हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस बुक की। तो देखिए इस अभी मैंने बताया 6 को जब भाज्यता का नियम अगर हमको पता करना है 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 से शुरू देखेंगे और 3 से देखेंगे कि वो विभाजित है कि नहीं है। अभी 2 का नियम बताया कि अंतिम अंक जो है वो इसके ऑप्शन में लिख लीजिए। ए जो है ऑप्शन 5, बी जो है ऑप्शन क्या है 6, सी जो है ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन क्या है 9। ठीक है, तो अंतिम अंक जो है 6 से विभाजित होने के लिए वो 3 और 2 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अब 2 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या हो, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। अगर x की जगह हम लोग 5 लिख देंगे तो आंसर हमारा वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 2 से विभाजित हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, 9 भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 से विभाजित नहीं हो सकता। अब ये दोनों बचे, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा सही। तो देखते हैं, अब 3 से चेक करेंगे क्योंकि 2 से तो हमने चेक कर लिया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब 3 से चेक करना पड़ेगा 3 से संख्या विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए 3 से विभाजित का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 6 2 8 5 13 3 16 17 18 9 27 और एक 28 5 33 हो गया। 33 तो 3 से विभाजित है, 33 जो है वो 3 से विभाजित है, तो x की जगह पे क्या क्या हो सकता है, x की जगह 0 भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, इसकी जगह 3 हो सकता है, क्योंकि 33 के बाद 3 जब जुड़ेगा 36 होगा, तभी वो 3 से विभाजित होगा, तो 3 भी हो सकता है। x की जगह क्या 6 भी हो सकता है, x की जगह क्या 9 भी हो सकता है। 4 संख्याएं इसमें पॉसिबल है जो 3 से विभाजित हो, लेकिन 9 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो जो 2 से विभाजित नहीं होगी, और 0 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा अंक पूछा है और ऑप्शन में भी 0 नहीं है। तो ऑप्शन में क्या है 6 है, तो आंसर इसका क्या होगा 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, यूपी टेट 2014 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया ये एसएससी में, पुराना ही क्वेश्चन है, एसएससी में आया 2012 में शायद आया ये क्वेश्चन, एक बार श्योर कंफर्म कर लीजिएगा। 5 4 3 2 x एंड 7 ये पूछा है, इज डिविजिबल बाय 9
इज डिविजिबल by 9, then find x की वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक है, तो 9 से विभाजिता का नियम क्या है हमारा कि वो संख्या 9 से उसके संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 5 और 9 3 12 13 14 और 7 21, यानी 21 प्लस x हो गया। इसमें ऑप्शन भी लिखना है क्या, 21 प्लस x हो गया। ठीक है, अभी ये संख्या जो है 9 से विभाजित होने के लिए x की हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर 0 रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो 21 तो 9 से विभाजित होता नहीं है। 21 के समकक्ष कौन सी संख्या होती है 9 से विभाजित होती है, 21 के समकक्ष 18 होती है और 27 होती है। तो 18 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो प्लस है, प्लस करेंगे 21 में कुछ जोड़ेंगे तो 18 नहीं हो सकता, 21 में कुछ जोड़ेंगे तो 27 हो सकता है। तो क्या जोड़ेंगे, 21 में 6 जोड़ेंगे अगर तो क्या हो जाएगा 27, और 27 जो है वो 9 से पूरी तरीके से विभाजित है। ठीक है, तो x की जगह पे क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। आगे अगर देखा जाए 9 चौक 36, कोई कहेगा कि हम 36 बनाएंगे, x की जगह हम लिख देंगे 14 नहीं 15, x की जगह 15 लिखेंगे तब भी 21 प्लस 15 36 हो जाता है और ये 9 से विभाजित है। ठीक है, लेकिन हम x की जगह पे सिंगल डिजिट नंबर ही ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है जो नंबर बना है ये जैसे 5 उदाय करके x लिखते हैं तो x की जगह पे 5 ही आ सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या में अगर x का मान पूछ रहा है इस तरीके से लिखा हो तो वहां पे सिंगल डिजिट नंबर ही हम लोग को लेना है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर नहीं ले सकते, तो 15 नहीं लेगा कोई, अगर किसी के मन में ऐसा कोई डाउट आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 1 3 2 4 1 6 x 3 से विभाज्य है तो x बराबर क्या, x बराबर क्या, ये आया था हमारे यूपी टेट 2013 में, यूपी टेट 2013 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग करते हैं 5 1 6 3 2 5 5 और 6 11 4 15 1 16 6 22 22 प्लस x, तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 से विभाजिता का नियम पूछा है। ठीक है, इसका ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या क्या है, ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक है, 22 प्लस x अगर है तो x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अगर आएगा तो वो 3 से संख्या क्या होगी, विभाजित होगी पूरी तरीके से, तो हो जाएगा x की जगह पे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या बनाना है इसमें 24 बनाना होगा ना, 22 डिविजन क्या है 2 ही आएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होते हैं, 3 और 9 वाले विभाजिता के नियम जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 9 तक समाप्त हो गया है, 9 तक विभाजिता नियम हम लोग देख लिए। एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे सिखाने चाहता हूं मैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है, देखिए जैसे कि लिखते हैं हम यहाँ पे 16 गुणे 9, तो ये कितना होगा 16 गुणे 9 कितना होता है 144 होता है। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीपल अगर करते हैं हम, ठीक है, उन संख्याओं का जो सम ऑफ डिजिट होता है, सम ऑफ डिजिट का मैं डिस्कशन थोड़ा करना चाहता हूँ यहाँ पे। सम ऑफ डिजिट जो होता है उनका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा उसका सम ऑफ डिजिट, जो रिजल्टेंट आएगा नंबर उसके सम ऑफ डिजिट के बराबर होता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, वाक्य में शायद समझ में ना आए। देखिए जैसे 16 है, 16 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है 7, और 9 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है 9, तो 7 में कितना होगा 63, 63 का फिर सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है इन दोनों का योग, तो कितना आएगा 9, और 144 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा 4 4 8 और 1 9। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन करते ना, ये बात जो है बैंक वाले लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी गुणा पूछी जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है यूपी टेट का या सी टेट में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन हो। ठीक है, यूपी टेट में आया हुआ है क्वेश्चन, उसको डिस्कस करना है, इसलिए मैं बात आपको डिस्कस कर रहा हूँ
कि मल्टीप्लीकेशन में जो सम ऑफ डिजिट होता है वो सेम होता है दोनों ही तरफ, ठीक है। इतनी सी बात आप याद रखिए। और दूसरी बात इसका भी शॉर्टकट ये है, किसी भी संख्या में अगर 9 की गुणा हो गई, अगर किसी भी संख्या में 9 की गुणा हो गई तो जो रिजल्ट आएगा उसका सम ऑफ डिजिट 9 ही होगा। अगर आपके जीवन में ऐसा कभी आ गया कि कोई बहुत बड़ी संख्या है उसमें 9 छिपा हुआ है, 9 छिपा हुआ इन द सेंस 9 उसका फैक्टर है, 9 की उसमें गुणा हो रही है, तो जो उसका आंसर होगा उसकी सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 जरूर होगी, ठीक है। जैसे कि 16 ने 144 अभी मैंने किया आपके सामने। इसके अलावा अगर जैसे किसी भी संख्या का 24 गुणे 9 करते हैं अगर, तो कितना होगा 216, ठीक है। 24 गुणे 9 कितना होगा 216। अभी 216 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा देखिए, 2 1 3 और 6 3 9। आप 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या उठा लीजिए, उसकी 9 से मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आएगा उसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा 9 ही होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन में मेंसुरेशन के क्वेश्चन या कोई भी बड़ी क्वेश्चन या बड़ी कैलकुलेशन में ऐसा वाक्य आपके साथ हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो और ऑप्शन ऐसे दिए हो जिसमें जो है सम ऑफ डिजिट अलग अलग सबकी हो, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी में 9 आ गया तब तो सुपर शॉर्टकट बन जाएगा कि कुछ आपको देखना ही नहीं है, ऑप्शन के सम ऑफ डिजिट चेक कर लीजिए, 9 है वही आंसर सही होगा, ठीक है। इन केस 9 नहीं आता है आपके पास, ठीक है, आपको जो मल्टीप्लीकेशन करना है उसमें 9 नहीं आ रहा है, तो जो भी संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन करना है उनका सम ऑफ डिजिट निकाल लीजिए, वो जो है उसको मैच करा लीजिए ऑप्शन में दिए हुए। अगर उस किसी भी सम ऑफ डिजिट के इक्विवेलेंट हो गया तो वही उसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में लेता हूं डायरेक्ट इस पेज पे, सम ऑफ डिजिट पे। सम ऑफ डिजिट एक बहुत ही प्यारा मेथड है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इसको मैं किसी दिन डिटेल से डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी जो है डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस आप इतना जान लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन में सम ऑफ डिजिट क्या होता है, सेम होता है दोनों जगह। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, देखिएगा इतना प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही जल्दी हम लोग इसको कर लेंगे सम ऑफ डिजिट से। देखिए 3 0 1 0 3 0 1 को 43 से भाग करने पर भागफल कितना होगा, भागफल कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ऑप्शन इसके ऑप्शन लिखना बहुत जरूरी है, अगर ऑप्शन नहीं होंगे तो आप सम ऑफ डिजिट से जो है इसको कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन तो सभी में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी पेपर होते हैं ऑप्शन तो होते ही ना। देखिए 7 0 7 0 7, ठीक है, 7 0 7 7 7 0 7 7 0 0 7 और एक ऑप्शन है 7 0 0 7, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए आपको। आपको देखिए करना क्या है, सिंपली देखिए 43 से बात करेंगे आपको बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, कुछ टाइम आपको लगेगा जरूर, ठीक है। गलत होने की संभावना भी होती है। भाग का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि हम इस नंबर का 43 का ऑप्शन हमारा देखिए इसमें से वो सही होगा जिसमें 43 की मल्टीप्लाई करने से हमको ये मिल जाए। एग्री कि नहीं एग्री इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें भाग करना, भाग का उल्टा क्या होता है गुणा करना है, यानी जिस ऑप्शन की गुणा 43 से होने पे ये आएगा वही ऑप्शन सही होगा। लेकिन अब सभी ऑप्शन को 1 बाय गुणा करने से कोई फायदा हमको नहीं होने वाला, क्योंकि टाइम फिर उतना ही लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके सम ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे, कितना है 3 1 4 1 5 3 8, ठीक है 8, यानी कि 43 का सम ऑफ डिजिट कितना है 4 3 7, 7 की जिससे गुणा करेंगे सम ऑफ डिजिट में उनका जो सम ऑफ डिजिट होगा वो भी कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना है 7 है, इसमें देख लेते हैं सम ऑफ डिजिट कितना है 7 7 14 और 7 21, 21 का सम ऑफ डिजिट कितना हो गया 3, सम ऑफ डिजिट कितना हो गया 3। इस पे क्या है 7 7 14 करते हैं 21 का सम ऑफ डिजिट 3, 2 1 3 हो गया, 7 7 14 4 1 5 और 7 7 14 4 1 5, ठीक है। अभी जब 3 से गुणा करेंगे 21 की 7 की तो 7 के 21 आएगा, सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 2 1 3, ठीक है। तो होना कितना चाहिए 8 होना चाहिए, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, सम ऑफ डिजिट 3 आएगा, ठीक है। तो 3 ये यहाँ पे 8 है, ये भी नहीं हो सकता। अब जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35
35 का सम ऑफ डिजिट कितना है, 5 3 8, 8 इसका भी सम ऑफ डिजिट है, इसका भी सम ऑफ डिजिट है, यानी ये मल्टीप्लाई जो है पॉसिबल है और ये भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है हमारे सम ऑफ डिजिट के मेथड से, ठीक है। बट यहाँ पे कॉमन सेंस आपको ये लगाना पड़ेगा, अगर मैं 3 के आगे सब जीरो कर दूं और 4 के आगे, सॉरी यहाँ पे देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 के आगे मान लीजिए सब जीरो कर देते हैं, एक ही है ना, 4 के आगे 0 कर देते हैं और यहाँ पे 7 के आगे 0 कर देते हैं, ठीक है, 3 जीरो ही बचेंगे, तो 7 चौक कितना होगा 28 और उसके आगे कितने होंगे 4 जीरो। अब यहाँ पे देखिए अगर 30 की जगह 28 लिख दो कितने, 1 2 3 4 5 पॉइंट हमारे पास, 5 जो है नंबर बचते हैं हमारे पास, यानी कि यहाँ पे कितने होने चाहिए, 5 जीरो तो मिनिमम होने चाहिए, तभी जो है उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी जब इसके हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरो वाले, यानी 7 के बाद कितने अंक, 3 अंक, 3 अंक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस इतनी बड़ी वैल्यू तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ले लिए 40 का हम 7,000 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2,80,000 ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 30,10,000 समथिंग है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट मेथड से हम ये जान गए कि जो मल्टीप्लाई होगी वो इससे नहीं होगी, इससे होगी, ठीक है, क्योंकि 4 अगर जीरो होंगे और एक इसमें से मिल जाएगा, 5 जीरो हो जाएंगे 28 के आगे, क्योंकि 30 और 28 लगभग बराबर है, उसके आगे कितने 1 2 3 4 5 जीरो होने चाहिए, हमारे पास 5 अंक होने चाहिए, ठीक है। तो यहां से जो है हम अपना कॉमन सेंस यूज करके बता सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे कराना था, इसलिए मैंने सम ऑफ डिजिट का थोड़ा डिस्कशन कर लिया। बाकी जो 9 वाला है वो तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखिए कि किसी भी संख्या की अगर 9 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो सम ऑफ डिजिट डायरेक्ट 9 ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है।